काश वो हमारे साथ होता, कम से कम त्योहारों पर ही। ज्योति जी मोहक की तस्वीर देखती हुई सागर जी से बोली, जब था तब हमने नहीं सोचा, तो अब खाली अफसोस से क्या होगा। वो भी आह भरते हुए बोले। उन्हें अब कभी कभार मोहक की याद आने लगी थी। वह उसकी अपनी औलाद नहीं था, लेकिन एक बेटे के तौर पर इतने साल तो रहा था। ये बात उनको अब महसूस होने लगी थी। तभी दरवाजे पर खड़ा हर्षित बोला, आप दोनों ना बिल्कुल मत सोचो उसके बारे में। वो उस वक्त कितने डिप्रेशन में रहता था, इतना कि वो अपनी ही शादी में घर छोड़कर चला गया। आप दोनों दोषी हैं उसके, माफ़ करना, लेकिन आपको अफसोस करने का भी हक नहीं, क्योंकि वो अब पता नहीं कहाँ है भी या नहीं। बेटा, उसने जो किया उसके बाद हम उसे ढूंढ नहीं पाए। सागर जी नज़रें चुराते हुए बोले, रियली उसने किया? हाँ, शायद उसने किया, लेकिन नहीं करता अगर आपने शुरुआत नहीं की होती, अगर आपने उसे अपने बेटे की तरह ही रखा होता। हर्षित थोड़ा गुस्से में बोला, तुम बदतमीजी कर रहे हो हर्षित। ज्योति जी बोली, सॉरी माँ, आप जानती है मैं बदतमीज नहीं हूँ, लेकिन आप दोनों की जो गलती थी ना, उसके अफसोस करने का समय अब जा चुका है। अब यूँ गलती मनाने से भी कुछ नहीं होने वाला, और अब जब आप यूँ अफसोस जताने बैठते हो ना, तो मुझे गुस्सा आता है, हर्षित ने कहा और बाहर निकल गया। गीत उस कमरे के सामने फर्श पर बैठी थी और हाथों से अपना मुंह दबाए सिसक रही थी। अपने आंसुओं पर तो उसका बस नहीं गया था, लेकिन शायद ही वो अपने ख्यालों पर काबू करने की कोशिश में थी। सामने बैठा मोहक उसे ही देख रहा था, लेकिन भावहीन था। ऐसे बैठा था जैसे सामने कुछ हो ही ना। कोई खुशी, कोई गम नहीं था उसके चेहरे पर। जंजीर से उसके एक पैर को बांधा गया था, जो काफ़ी लंबी थी। कमरे से लगते हुए दरवाजे और थे, शायद बाथरूम था वहाँ। मिस, संभालिए खुद को, इंस्पेक्टर ने गीत को देखते हुए कहा। हालांकि वो समझ पा रहा था कि ये लम्हा उसके लिए कैसा था। इंस्पेक्टर आगे बढ़ने को हुआ। सर, ही इज़ डेंजरस, वहाँ के मैनेजर ने उसे टोका। इंस्पेक्टर की भावें तनी। डेंजरस? हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर वो लोग थे जिनके स्वास्थ्य में उपचार के बाद फर्क आया है। वो अब काफ़ी हद तक नॉर्मल है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के इन कमरे में वो रोगी जिन पर इलाज का असर नहीं कर पाया, ये लोग बाकियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन्हें अलग बांध कर रखा गया है। मैनेजर ने कहा, मतलब इसकी मनोस्थिति नॉर्मल नहीं है अभी? इंस्पेक्टर ने अपने कदम पीछे कर लिए। नो सर, और कहा जाए तो ये यहाँ सबसे ज़्यादा आक्रामक प्रवृत्ति का है। मतलब बाकी वो है जिनकी हालत पहले से ही खराब थी और इलाज उन पर असर कर पाया, लेकिन इनको यहाँ लाया गया था तब ये थोड़ा नॉर्मल था, और वक्त के साथ साथ ऐसा हो गया है। वो खुद से ऐसा नहीं हुआ है, लोगों ने उसे बना दिया है उसे ऐसा। गीत एकदम से खड़े होकर बोली, कितने ही लोग जिम्मेदार है उसकी इस हालत के। पहले उसका परिवार, फिर जब वो अपना इलाज करवा रहा था तब यहाँ के लोग दुश्मन बन गए उसके, पागल साबित कर दिया उसे। गीत गरजती हुई अंदर बढ़ी। मैम, इट इज़ नॉट सेफ, मैनेजर ने पीछे से कहा। गीत पलटी। वाकई वो किसी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन ये अकेलापन उसके लिए खतरा बन चुका है। आप तो यहाँ हर पेशेंट का ख्याल रखते हैं ना। फिर मोहक इसे इसी हालत में छोड़ दिया, वो बैंक से बोली। उसका इशारा मोहक की बढ़ी हुई दाढ़ी, बाल, उसके मैले कुचैले कपड़े पर था। इतना आसान नहीं है इसे हैंडल कर पाना। कभी कभार खुद ही नहा लेता है, और ये काम कभी स्टाफ करता है बेहोशी का इंजेक्शन देकर। मैनेजर ने कहा। गलत तो वो भी नहीं कह रहा था। गीत ने उसको अनसुना किया और मोहक के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई। उसके आंसू एक बार फिर बह चले। मोहक, देखो मुझे, मैं गीत, तुम्हारी गीत। गीत बोली, क्योंकि वो समझ गई थी कि मोहक ने उसे पहचाना तक नहीं था। गीत सुबकती हुई बोली, मैं आखिर पहुंच ही गई तुम तक। तुम तो छोड़ आए थे ना मुझे, कभी फिर मुड़ के नहीं देखा तुमने। तुम्हें अंदाज़ा भी है कितना वक्त गुजर गया। मुझे अब तक तुमसे शिकायत थी, लेकिन अब नहीं है। तुम सामने हो मेरे, मैं ले जाऊंगी तुम्हें यहाँ से। वो मोहक के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, लेकिन दाढ़ी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी और ऊपर से उसके दाढ़ी के बाल गंदगी से सख्त हो चुके थे, जिस कारण गीत का स्पर्श मोहक के गालों तक भी न पहुँचा। वो अब भी एकटक गीत को ही देख रहा था। बोलो ना कुछ, चुप क्यों हो? मैं तरस चुकी थी यार तुम्हें देखने के लिए, तरस गई थी मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। अब चुप मत रहो ना, बोलो कि मुझे ले चलो यहाँ से। नहीं रहना चाहते हो अब तुम यहाँ, बोलो। गीत ने अपनी बाजू से अपनी आंखें पोंछी।
हथेलियाँ अब भी मोहक के चेहरे पर थी। वो बोलता नहीं है, पीछे से मैनेजर बोला। तो गीत ने अजीब नज़रों से उसे देखा। क्या मतलब कि मोहक बोलता नहीं है? मैनेजर ने उसकी नज़रों में उठे प्रश्न को देखते हुए कहा, नहीं मतलब उसने अपनी आवाज़ नहीं खोई है, लेकिन ये शुरुआत में भी काफ़ी कम बात करता था और फिर धीरे धीरे बिल्कुल बोलना ही बंद कर दिया। काफ़ी वक्त से इसने किसी से बात नहीं की। क्या बोलता और क्या बताता ये किसी को? कोई इसे मिला ही नहीं जो इसकी तकलीफ को समझ सके। गीत ने धीमे से कहा और वापस मोहक को देखा। गलती तुम्हारी थी मोहक, तुमने ये बीमारी, ये अकेलापन सब मंजूर कर लिया, लेकिन वापस मेरे पास आना तुम्हें क्यों मंजूर न था? कहकर वो उसकी कर्ली बालों में हाथ फेरने को हुई, लेकिन फेर न सकी। उसका हाथ उसके उलझे बालों में जा न सका। एक बार फिर गीत के सब्र का बांध टूटा और इस बार वो मोहक के गले लगकर रो पड़ी। मोहक अभी अनंत में घूर रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों के भाव बदलने लगे। मोहक को यूं देखकर मैनेजर पुलिस अधिकारी से बोला, सर इनको रोकिए। मैंने बताया ना कि ये सेफ नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर गीत से कुछ कहता उससे पहले ही मोहक की तेज चीख और अपने कंधे को झटक कर गीत को खुद से दूर करना चाहा। फिर हथेलियों से गीत को परे धकेल दिया। गीत पीछे की ओर गिरी। वो पहले की तुलना में और ज़्यादा जोर से चिल्लाया और गीत की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक इंस्पेक्टर संभाला और गीत को खड़ा करते हुए बाहर खींच लाया। गीत एकदम से लगे सदमे में थी। क्या वाकई ये मोहक था? मोहक, ये मैं हूँ गीत। वो कमरे के बाहर खड़े खड़े ही थोड़ा तेज बोली, लेकिन मोहक पर उसकी रुआसी आवाज़ का कोई असर नहीं पड़ा। वो जंजीर को खींच रहा था, झटक रहा था ताकि उन्हें तोड़ सके। इतना तो तय था कि अभी वो आज़ाद होता तो उन तीनों पर झपट पड़ता। देखा ना आपने, मेडिसिन या कोई थेरेपी भी इस पर असर नहीं करती। बस इसका ये चिल्लाना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैनेजर परेशानी में बोला और वाकई मोहक की चीख काफ़ी तेज थी। बाहर होती आतिशबाजी में भी उसकी आवाज़ पूरे माहौल में गूंज गई थी। मैं इसे कल ही दिल्ली ले जाऊंगी अपने साथ। गीत मोहक की तरफ देखती हुई बोली, हाँ इसे अब एक अच्छे मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मैनेजर नॉर्मली बोला। लेकिन गीत ने उसे तपती निगाहों से देखा तो वो हड़बड़ाया। देखिए, मैं मानता हूँ कि इसे जब यहाँ लाया गया था तब इसका माइंड काफ़ी हद तक डिस्टर्ब था, लेकिन अब ये एक मेंटल केस बन चुका है। मोहक पागल नहीं है। वो उस मैनेजर से नज़रें हटाकर बोली, आप इसकी क्या लगती हैं? मैनेजर ने अटपटा सा सवाल किया। मोहक से मेरी शादी होने वाली थी, मंगेतर है वो मेरा। गीत ने उसके इस अजीब से सवाल का जवाब भी दिया। तो देखा ना आपने, वो आपको पहचान तक नहीं रहा। आपको देखकर कोई तो इमोशन आना चाहिए था उसके फेस पर, बट नो, उसकी याददाश्त तक नहीं है उसके पास। ही नीड मेंटल ट्रीटमेंट। मैनेजर संजीदा होकर बोला, तो पिछले 5 साल से ट्रीटमेंट ही तो चल रहा है ना? पहले साइकेट्रिस्ट के पास और अब यहाँ। बड़ा कोई फ़र्क हुआ वो ठीक? गीत बेबसी में झुंझलाई। उसकी बेबस नज़रें पूर्ण तब मोहक पर थी। उसके सवाल पर मैनेजर चुप रहा। उसे किसी ट्रीटमेंट की नहीं, फैमिलियरिटी की ज़रूरत है। उसे दवाइयों की नहीं, देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। गीत ने अपनी उंगलियों से अपनी आंखें पोंछी और मैनेजर की तरफ पलटी। मुझे इसे अपने साथ ले जाना है, प्लीज़ आप मुझे मत रोकिए। गीत ने अपने हाथ जोड़ लिए। आप समझिए, मैनेजर ने कहा, आप मेरी कंडीशन समझिए सर। ये लम्हा मुझे बहुत मुसीबतों के बाद नसीब हुआ है, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम समझिए। मैनेजर का मन पसीजा और फिर उसका कोई हक भी नहीं बनता था मोहक को यहाँ रोके रखने का। वो कुछ पल ठहर कर बोला, ठीक है, लेकिन सुबह? गीत कुछ नहीं बोली। हाँ, वो इतनी रात गए उसे कहाँ लेकर जाएंगी, और फिर उसे ये अकेले से नहीं होगा। उसे दिल्ली से ललित को बुलाना होगा। ललित का ख्याल आते ही उसे बाकी की चीज़ भी ध्यान आ गई। आज दिवाली है और वो यहाँ नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है। उसे ललित को फ़ोन करके बताना होगा। वो बहुत परेशान हो रहा होगा। उसने जल्दी से अपना पर्स टटोला। नहीं, फ़ोन उसके पास नहीं था। वो तो होटल में ही रह गया था। ओ गॉड, मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ? सब चिंता कर रहे होंगे वहाँ। वो अब वापस होटल जाने को थी। उसने एक नज़र वापस मोहक को देखा। वो अब भी उन जंजीरों में उलझा हुआ था और गीत अपने विचारों में, चाहे जैसी स्थिति में, लेकिन मोहक उसे मिल गया था। अब वो सब कुछ ठीक कर देगी।
वो ठीक कर देगी मोहक को। आज कोई ऐसा शब्द नहीं था जो उसकी भावनाएं व्यक्त करने में सक्षम हो सके। जितने आंसू उसने मोहक के इंतज़ार में बहाए थे, शायद उतने ही आज खुशी में बहने वाले थे। वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। मोहक को यहाँ छोड़कर वो अकेले कैसे जा सकती थी, लेकिन जाना होगा, ज़रूरी था। कल सुबह वो वापस आएगी और ले जाएगी अपने मोहक को। और इसी के साथ गीत ने बमुश्किल अपनी नज़रें मोहक से हटाई और अपना दिल यही मोहक के पास छोड़कर बाहर चली गई। ललित सरल को अपनी गोद में लिए बाहर झूले पर बैठा था। सरल आसमान में छूटते पटाखों को देखते देखते ललित की गोद में ही सो गया था और ललित उसके सर को सहला रहा था। आनंद जी और बरखा जी सोने जा चुके थे। वो दोनों भी ललित को लेकर चिंतित थे कि वो आज क्यों नहीं आई, लेकिन ललित ने बहाना बना दिया कि दिवाली की वजह से ऑर्डर बढ़ा था। उसी के सिलसिले में वो पास के शहर गई हुई हैं। सरगम खिड़की पर खड़ी बाहर गार्डन में बैठे ललित की तरफ देख रही थी। असल में उसकी नज़रें ललित पर ही नहीं थी, वो सरल को देख रही थी। जाने क्यों मन मचल रहा था उसे गोद में लेने को, उसे अपने सीने से लगाने को, लेकिन फिर वही सोच बीच में आ जाती कि उसकी खुद की भी तो औलाद होनी चाहिए थी। तो क्या सरल उसकी नहीं? सरल ने तो ललित को पापा कहना शुरू भी किया था और अब उसे भी तो कहता था मम। हाँ, अधूरा ही बोल पाया, आगे शब्द ललित ने सिखाया ही नहीं। क्या वो नहीं सिखा सकती ताकि वो उसे मम्मा कहकर पुकार सके और उसके मन का ये अधूरापन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? नहीं, भगवान ने उसकी ज़िंदगी में माँ बनने का सुख शायद लिखा ही नहीं था। उसने सरल से एक बार फिर नज़रें हटा ली और खिड़की से हटकर अंदर चली गई। ललित का फ़ोन बजा। उसने कुर्ते की जेब से फ़ोन निकाला। गीत का नाम फ्लैश हो रहा था। ललित का हाथ काँपा। जब उसने गीत को अर्पण से शादी करने को कहा था, उसके बाद आज गीत का कॉल आ रहा था और फिर वो सुबह से ट्राई कर रहा था उसका नंबर। गीत ने उठाया ही नहीं था उसका कॉल। अब मिली फुर्सत, ललित ने सोचते हुए कॉल पिक किया। कहाँ हो तुम? ये भी ख्याल नहीं रहा कि आज दिवाली है। ललित ने कॉल उठाते ही शिकायत की। भैया, मैं प्रयागराज में हूँ। गीत की धीमी सी आवाज़ आई। कितने शहर जाओगी अब? आपको ये सब बताया उदय ने मुझे इस बारे में। मुझसे तुमने इतनी बड़ी बात छिपाई न गीत? वो नाराज़गी से बोला। बताती तो इतने शहर का टूर नहीं करने देते आप। वो हल्का सा मुस्कुराई। गीत, ये सब मजाक नहीं है। तुमने इतने सालों से मोहक को ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हारी शादी अर्पण से होने वाली है। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती भैया। आपको अपनी कसम वापस लेनी पड़ेगी। थके स्वर में बोली। तुम अपनी बात से पलट रही हो। तुमने कहा था कि तुम शादी करोगी और फिर मोहक मिल गया है भैया। ललित की बात काटकर गीत बोली और ललित को अपने पेट के चारों ओर जैसे कुछ सरकता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी कमर सहलाई। क्या कहा तुमने? वो सदमे से बोला। हाँ, वो यहीं प्रयागराज में। आखिर वो मुझे मिल गया। मेरा इंतज़ार सफल हुआ भैया, कहकर गीत ने सिसकारी ली। तुम सच कह रही हो ना? वो सदमे से सरल को गोद में लेते हुए खड़ा हो गया। उसे लगा कि कहीं अर्पण से शादी ना करने का ये कोई बहाना तो नहीं, लेकिन नहीं, उसकी बहन झूठ नहीं बोलेगी उससे। बिल्कुल सच। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए ना। वो जिस हालत में मिला है, मैं अकेले नहीं ला पाऊँगी उसे। जिस हालत में मतलब? ललित ने शंकित होकर पूछा। आप आ जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। गीत ने थोड़ी देर बात की, फिर फ़ोन रख दिया। ललित ने सरल को ले जाकर कमरे में सुलाया। उसने घड़ी देखी। रात के 11:30 बज चुके थे। मुझे अभी निकलना होगा। वहाँ पहुँचने में ही करीबन 12 घंटे का समय लग जाएगा। उसने फ़ोन देखा। गीत ने लोकेशन भेज दी थी। ये इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं अब आप? ललित को पावर बैंक निकालते देख सरगम ने पूछा। गीत की खुशी लाने ललित फ़ोन और पावर बैंक लेकर कमरे से बाहर निकलता हुआ बोला। मतलब? सरगम ने सरल को चादर उठाई और फिर ललित के पीछे ही हॉल आ गई। ललित ने आनंद जी और बरखा जी को जगाया। उसका चेहरा अलग ही चमक लिए हुआ था इस वक्त। गीत ने जो बताया उस मामले में तो वो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था, लेकिन ये सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि फतेह थी। मोहक मिल चुका था। क्या हुआ, इतनी रात गए, तुम अब तक सोए नहीं? बरखा जी अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए ललित से बोली। मैं प्रयागराज जा रहा हूँ मम्मी। इतनी रात गए? आनंद जी बोले। ना कोई बात, ना कोई प्लान, यूँ एकदम से? अभी रहने दो, सुबह चले जाना। गीत वही है
इसलिए वो आज नहीं आ पाई। उसने मुझे बुलाया है, ललित एकदम से बोला। वो जल्दबाजी करने के साथ साथ उत्साहित भी लग रहा था। क्या गीत वहाँ है? लेकिन क्यों? तुमने कहा था कि वो पास के शहर गई है। प्रयागराज पास का शहर है क्या? अरे मीलों दूर पड़ता है। आनंद जी एकदम से भड़के। हाँ ललित, ये क्या मजाक है? इतनी रात गए? बरखा जी भी बोली। सरगम भी मुख्य बात जानने के इंतजार में खड़ी थी। मोहक मिल गया है पापा, वो वही है, ललित खुशी से बोला। और वहाँ मौजूद सबके चेहरे की चमक ऐसे बढ़ी जैसे अंधियारे शहर में किसी ने बिजली व्यवस्था कर दी हो। उस बात को 1 महीने बीत गया। मीत मैजिकल क्लॉथिंग के ग्राउंड फ्लोर पर सिलाई मशीनों का शोर हो रहा था। गीत कोने के टेबल पर बैठी नई ड्रेस डिजाइन कर रही थी। एलिंटा उसी के बगल में बैठी सुझाव दे रही थी। बीच बीच में गीत सीढ़ियों की तरफ देखती। वो काम में फंसी हुई थी, लेकिन जल्द ही फ्री होकर वापस ऊपर जाना चाहती थी। एलिंटा उसे यूं परेशान होते देख रही थी। बाकी का मैं देख लूँगी, मुझे समझ आ गया, एलिंटा गीत के हाथों से स्केच पेंसिल लेते हुए बोली, ताकि गीत ऊपर जा सके। गीत उसे देख मुस्कुराई। एलिंटा हमेशा ही उसकी मुश्किल हल किया करती थी। ओह, यू आर सो स्वीट साधना, थैंक यू, वो बहुत प्यारी आवाज़ में एलिंटा से बोली। बदले में एलिंटा मुस्कुरा दी। गीत ऊपर चली आई और किचन में आकर खाने की प्लेट लगाने लगी। वो अपनी सोच में गुम थी। महीने भर पहले ललित और उदय प्रयागराज गए थे, फिर इतनी ही मुश्किल हुई थी मोहक को यहाँ लाने में। बेहोशी के इंजेक्शन तक देने पड़े थे उसे। ललित तो उन दोनों को घर ले जाने वाला था, लेकिन गीत ने मोहक को यही रहने दिया। उसने ललित को यकीन दिलाया कि वो हैंडल कर लेंगी। ललित ने उससे वादा लिया कि वो तब तक मोहक को खोलने की कोशिश नहीं करेगी जब तक कि मोहक नॉर्मल न हो जाए। और गीत ने बेमन से ही लेकिन उसे प्रॉमिस कर दिया था। मोहक के परिवार को छोड़कर सबको पता था कि मोहक वापस आ गया है और गीत ने उसे वापस ले आई। उसको बताने का ख्याल किसी के मन में नहीं आया। फिर उन्होंने अब तक कोई खोज खबर ली भी कहाँ थी। गीत अपने कमरे में ना जाकर उसके साइड वाले कमरे में दाखिल हुई। ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं था और कमरे से लगकर ही बाथरूम था। कमरे से हर तरफ सामान हटा दिया गया था। वहाँ सिर्फ ज़मीन पर एक छोटा सा बिस्तर लगा हुआ था जिस पर बैठा था मोहक। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे लंबी जंजीर से। गीत की मजबूरी थी उसे बांध कर रखना, इसलिए नहीं कि वो उस पर हमला कर देता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो यहाँ से छूटने की कोशिश करता था। वो अभी गीत और बाकी सबको नहीं पहचान पाया था और एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता था। बस जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह उसे घूरने लगता था और कई बार चिल्लाने भी। मोहक गीत खाने की प्लेट लेकर उसके सामने गई थी, लेकिन मोहक ने उसकी तरफ नहीं देखा। शायद वो अपना नाम भी भूल गया था। तुम सुन रहे हो ना? गीत ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर किया। इस पर मोहक ने उसे गुस्से से देखा। गीत को उसके ना बोलने से, उसके यूं घूरने से बिल्कुल दुख नहीं होता था। वो सोचती थी कि जितना दुख उसे होना था वो हो चुकी। अब मोहक जैसी भी स्थिति में था लेकिन उसके पास था, तो अब वो निराश नहीं होंगी, कभी नहीं। मोहक निरंतर उसे गुस्से से देख रहा था। हाँ, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। हाँ, गीत उसके नाक को उंगली से टच करते हुए बोली और हंसी। इसलिए नहीं कि मैं बहादुर हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम डरावने नहीं लगते। तुम आज भी वही हो, मासूम से, बस थोड़े गुस्सैल लग रहे हो। गीत आंखें छोटी करके फिर से हंसी। अच्छा चलो, बाकी बातें बाद में, पहले खाना खा लो। गीत ने एक निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया। मोहक ने पहले उसके हाथ को देखा, फिर अपने हाथ से झटक दिया, निवाले को भी और खाने की थाली को भी। गीत ने ज़मीन पर बिखरे खाने को देखा। तुम ना कब तक ऐसा करोगे? तेज भूख लगती है तब भी तो खुद से खा लेते हो ना। गीत उठी और बिखरा हुआ खाना समेटने लगी। वो जाकर खाना रसोई में रखाए, फिर वापस उसी कमरे में आ गई। देखा तो मोहक की नज़र दरवाजे पर ही थी, लेकिन गीत के आते ही उसने नज़रें घुमा ली। मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे ना? वो शरारती से बोली, लेकिन मोहक का ध्यान उसकी बात पर नहीं गया। वो तो जैसे कुछ सुनता ही ना था। तुम जब ठीक हो जाओगे ना, तब लड़ाई करनी है मुझे तुमसे। गीत फिर चलते हुए उसके सामने आकर बैठ गई। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुमने कितना परेशान किया है मुझे, लेकिन ये सब आसान तुम्हारे लिए भी नहीं होगा। वो बस चुपचाप गीत को देख रहा था। इस 1 महीने में उसमें बस इतना ही फ़र्क आया था कि उसने चिल्लाना कम कर दिया था। तुम बोलते क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। गीत फिर बोली, लेकिन वो चुप रहा। गीत उसके चेहरे के थोड़ा करीब हुई।
भूलो मत, मैं वो हूँ जिसने एक कम बोलने वाले लड़के से इजहार तक करवा लिया था, तो फिर से कुछ बुलवाना कौन सी मुश्किल काम है। वो मुस्कुराई और मोहक के सिर से अपना सिर लगा दिया। वो फिर झुंझलाया और अपना सिर झटक दिया, जिसकी गीत के ललाट पर लगी। वो थोड़ा दूर हो गई। कुछ भी कर लो, मैं नहीं थकने वाली। वो उठी और थोड़ा तिरछा मुस्कुराकर बोली, और क्या तुम जानते हो, हमारी प्रेम कहानी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। गीत एलिंटा कमरे के बाहर बोली। साधना यहाँ। गीत कमरे के बाहर निकली। वो कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, एलिंटा बोली। कौन है? गीत ने उसके साथ नीचे जाते हुए पूछा। मैं उनको नहीं जानती, वो आपसे मिलना चाहते हैं। गीत उसके साथ नीचे आ गई और नीचे वर्किंग हॉल में खड़े लोगों को देखकर चौंक पड़ी। आप लोग? वो बोली। सामने मोहक के माता पिता और हर्षित खड़े थे, जिन्हें गीत करीब 7 साल बाद देख रही थी। गीत अपने वर्किंग हॉल में चौंकी हुई खड़ी थी। सामने मोहक का परिवार था, वो भी 7 साल बाद। आज तक तो उन्होंने गीत या मोहक की खोज खबर या हाल लेने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी, तो फिर आज क्यों? क्या ये लोग मोहक को लेने आए हैं? नहीं, गीत भला क्यों जाने देगी वापस उसी माहौल में जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। आप लोग यहाँ? गीत ने कहा और साथ ही सब पर एक नज़र डाली। मोहक के पिता सागर जी, उसकी माँ ज्योति जी और हर्षित, साथ में एक लड़की भी थी। गीत ने उस पर भी एक तीखी नज़र डाली, लेकिन पहचान नहीं पाई। ये मेरी वाइफ है। गीत की निगाहें को समझते हुए हर्षित बोल पड़ा। ओह अच्छा, गीत बोली। आइए ऊपर चलिए। सब ऊपर बने छोटे से हॉल में आ बैठे। वो मोहक कहाँ है? कुछ देर की चुप्पी के बाद ज्योति जी बोली। मतलब उन्हें पता चला कि मोहक वापस आ गया। आपको वो अब तक याद है? गीत थके से स्वर में बोली। उसकी नाराज़गी जायज़ थी और इसी के साथ वो लोग शर्म से गड़ गए। आइए मेरे साथ। गीत हौले से बोलती हुई उठी और उस कमरे की तरफ चल दी। सब उसके पीछे हो लिए। दरवाज़ा खुलते ही सामने मोहक था। ज़मीन पर लगे बिस्तर पर बैठा था और अपने घुटने बाहों में समेटे हुए, कुछ सोचते हुए, या फिर यूँ कहो कि बस अनंत में घूरते हुए। ये ऐसे क्यों? बांध के क्यों रखा है इसे? सागर जी मोहक को देखकर हैरानी से बोले। वो उसका दिमाग संतुलन में नहीं है, नहीं उसे कुछ याद है। गीत लंबी सी सांस छोड़ते हुए बोली। लेकिन ऐसा क्यों? मोहक के माता पिता दोनों ही एक साथ बोले। हर्षित को इस बात का कोई अचंभा नहीं था। वो बचपन से देखते आ रहा था कि मोहक बचपन में कैसे गुमसुम रहता था, कभी किसी से कोई शिकायत किए बिना। गीत बोली। ऐसा क्यों है ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या आपको याद नहीं? और इसी के साथ उसके दिमाग में तैर गई कुछ बीती बातें। मम्मी पापा देखो, मैंने 76% नंबर लाए हैं। 8 वर्षीय हर्षित अपने माता पिता को अपना रिजल्ट देते हुए बोला। अरे वाह मेरा बेटा, अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सागर जी ने हर्षित को गोद में उठा लिया। मेरे लिए साइकिल और मोहक के लिए गिटार लाना। आपको पता है उसने 89% स्कोर किया है। हर्षित मोहक के लिए खुश होता हुआ बोला। 13 वर्षीय मोहक भी साथ ही खड़ा था। पापा, मोहक ने अपना रिजल्ट भी खुशी से आगे किया। शायद अब उसे भी शाबाशी मिलेगी। हाँ, मोहक के मन में किसी तोहफे की चाह नहीं थी, बस उसे तो यही चाहिए था कि उसके पापा उसकी पीठ थपथपा दे। सागर जी ने उसे देखा। वो अपना रिजल्ट उसके सामने किए खड़ा था। हाँ देखूंगा बाद में, अभी रखो अपने पास। उन्होंने मोहक को रूखा सा जवाब दिया और उसके साथ मोहक का चेहरा मुरझा गया। शाबाशी तो दूर की बात थी, उन्होंने तो देखा भी नहीं। उनका बेटा क्लास में फर्स्ट आया था, सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए। सागर जी हर्षित को गोद में लिए अंदर कमरे की ओर बढ़ गए। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, वो हर्षित से कह रहे थे, जबकि हर्षित हॉल में खड़े मायूस मोहक को देख रहा था। मम्मी एक और रोटी ला दो। छोटा हर्षित डाइनिंग टेबल पर से चिल्लाया। ज्योति जी किचन से चिमटे में एक रोटी फटाफट से ले आई। ये लो, पूरी ख़त्म करना, भूखे पेट मत उठ जाना। उन्होंने सभी माँओं की तरह हिदायत दी। मम्मी बोलते हुए मोहक ने अपनी प्लेट को छुआ। उसकी प्लेट में भी रोटी खत्म हो चुकी थी। अरे वो रोटी जल न जाए कहीं, तुम आके ले लो, कहकर वो दंदनाते हुए वापस रसोई में चली गई। मोहक एक बार फिर मायूस था। मोहक रोटी लेने किचन आया तो गलती से उसका हाथ गर्म तवे से छुआ गया। उसके मुंह से सिसकी निकल गई। उसने 1-2 बार हाथ झटका। ज्योति जी ने उसे देखा, फिर वापस खाना बनाने लगी। ऐसा बर्ताव जैसे वहाँ होकर भी नहीं था। याद है ना आपको सब, और फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों? गीत ने दुख से गर्दन हिलाई।
और वापस हॉल की तरफ चली गई। हम मोहक को घर ले जाना चाहते हैं, सागर जी एकदम से बोले। तो गीत ने अजीब हैरानी भरी निगाहों से उन्हें देखा। मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन फ़िलहाल बिल्कुल नहीं, उसने सीधे तौर पर मना कर दिया। लेकिन क्यों, हम माता पिता हैं उसके, ज्योति जी बीच में बोली। गीत ने उन्हें देखा तो उन्होंने नज़रें ज़मीन में गड़ा ली। काश ये एहसास आपको आज से 32 साल पहले हुआ होता तो हालत कुछ और ही होते, मेरे भी और उसके भी, गीत बोली। उसे यूँ बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शायद उसके शब्द भी हालात जानते थे। लेकिन उसमें बुराई क्या है, सागर जी बोले। नहीं, कोई बुराई नहीं है, बस उसकी हालत थोड़ी ठीक हो जाने दीजिए, फिर आप उसी से बात कीजिएगा इस बारे में, गीत सामान्य रूप से बोली। फिर उसने हर्षित की ओर रुख किया। तुम चुप क्यों हो? तुम नहीं ले जाना चाहते अपने भाई को? वक्त ने शायद इन लोगों के लिए गीत के शब्दों में करवाहट घोल दी थी। मैं भला उसे उस जगह क्यों ले जाना चाहूँगा जहाँ उसके ठीक होने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाए। हर्षित पिछली बातों को याद करते हुए बोला। शाम का समय था। सरगम किचन में खाना बना रही थी, तभी सरल भी वहाँ चला आया। पापा, वो शायद ललित को ढूंढ रहा था। वो इधर उधर देखने लगा। सरगम ने भी उसे तिरछी निगाह से देखा। उसके सामने 1 महीने पहले का दृश्य घूम गया, जब मोहक को दिल्ली वापस लाया गया था। क्या हालत थी उसकी, ना किसी को पहचान पा रहा था और ना किसी से काबू हो पा रहा था। सरल को देखते ही उसे मोहक का ख्याल इसलिए आया कि उन दोनों में बहुत समानताएं थीं। दोनों के ही कर्ली बाल थे। मोहक मासूम दिखता था और सरल तो मासूम लगना ही था। और फिर मोहक एडॉप्टेड था और सरल भी तो नहीं। वो सरल को गोद लिया हुआ समझ ही क्यों रही है? ललित की तरह अपना क्यों नहीं लेती उसे? सरगम को इस ख्याल ने झकझोरा तो उसने पलटकर सरल को देखा। वो अब तक बाहर चला गया था। वो भी बाहर जाने को हुई, लेकिन दूध उफनने लगा। तब तक ललित भी ऑफिस से आ गया और सरल को गोद में उठाकर अपने साथ कमरे में ले गया। तो गुस्सा कम हुआ? गीत अंदर आते हुए बोली। मोहक गर्दन झुकाए बैठा था। अब वो हाथ पैर नहीं मारता था छूटने के लिए। कुछ तो बदलाव हुए थे यहाँ आने के बाद उसमें, जो सकारात्मक बदलाव थे। तो तुम्हारे सिर में ऑयल मसाज कर दूं, देखना दिमाग ठंडा हो जाएगा। वो ऑयल अपने साथ ही लाई थी। मोहक ने गर्दन नहीं उठाया तो गीत खुद ही उसके पीछे आ खड़ी हुई। हथेलियों पर थोड़ा तेल लगाया और उसके बालों में लगाने लगी। उसके बाल और दाढ़ी अभी उतनी लंबी नहीं थी। प्रयागराज से आते वक्त ही उसकी कटिंग और शेविंग करवा दी गई थी। वो मोहक के सिर में उंगलियां फिरा रही थी, लेकिन मोहक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो ऐसे बैठा था जैसे पत्थर की मूर्ति हो। कब तक ऐसे बैठे रहने का इरादा है? हाँ, बोलते हुए गीत के हाथ फिसलते हुए मोहक की गर्दन से लिपट गए। वो उसके पीछे घुटनों के बल बैठ गई और मोहक के कंधे पर अपनी ठोड़ी टिका दी। मुझे देखो, पहचानो। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आता मुझे देखकर? वो एक पल को भावुक हुई, लेकिन फिर अगले ही पल संभाली और उसे अब कमज़ोर नहीं पड़ना था। देखो, उम्र निकल रही है हमारी, 32 के हो गए हम दोनों। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन बूढ़े भी हो जाएंगे, नहीं? उसने लंबी सांस ली और आगे बोली। अभी तो हमारी शादी बाकी है यार, भूल गए? याद करो वो लम्हा अभी भी हमारी ज़िंदगी से दूर है। जब हम दोनों मंडप में बैठे होंगे, तुम मेरी मांग भरोगे, मंगलसूत्र पहनाओगे। उसने मोहक पर गौर किया। उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। देखो, बिना कोई रिएक्शन दिए ऐसे बैठे रहोगे तो हम यहीं रह जाएंगे। सब आगे बढ़ चुके हैं मोहक, मेरे सब दोस्त। और हर्षित को तो देखा था ना तुमने उस दिन, उसने भी शादी कर ली। और अब तो मोहक अब भी बिना कोई भाव लिए बैठा रहा। थक कर गीत ने अपना गाल मोहक के गाल से सटा दिया और उसी के साथ उसे मोहक के हाथ कांपते हुए महसूस हुए। वो एकदम से सीधी हुई और उसके हाथों को गौर से देखा। अब उसके हाथ स्थिर थे। तो क्या वो उसका भ्रम था जो अभी हुआ? वो वापस झुकी और हौले से प्रतिक्रिया दोहराई। पीछे से मोहक के गाल से अपना गाल लगाया और फिर वही हुआ, लेकिन इस बार मोहक ने झटके से गर्दन घुमाई और नाराजगी से गीत को देखा। गीत जल्दी से थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन वो सब, हाँ, एक पल को ही सही, लेकिन मोहक का हाथ थरथराया था। गीत उसके सामने की ओर आई और अपनी हथेलियां जमीन पर रख दी। वो पैर मोड़ के बैठी हुई थी। उसने थोड़ा झुककर मोहक की आंखों में झांका। अब मोहक उसी को देख रहा था, उसी नाराजगी के भाव से। यादाश्त भले चली गई हो, लेकिन जज्बात कहाँ जाएंगे? गीत उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर भाव से बोली। फिर एकाएक हंस पड़ी। तुम सब कुछ भूल के भी नहीं बदले हो मोहक। वो ही झिझक तुम में आज भी है,
वो मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। सिर्फ चेहरे के भाव बदल जाने से इंसान तो नहीं बदल जाता ना। तुम आज भी वही मोहक हो जो 10 साल पहले मुझसे वही बेकरी के बाहर टकराया था। वो उसे कुछ दूरी बना के बैठ गई, क्योंकि उसे याद था कि उसकी करीबी मोहक की सांसें धीमी कर देती थी। सिर्फ वक्त ही बदला था, मोहक नहीं। सब कुछ भूल जाने पर भी उसे गीत का स्पर्श याद था। ये बात गीत को अंदर तक गुदगुदा गई थी। वैसे दाढ़ी बढ़ गई है फिर से तुम्हारी, वो बोल रही थी और मोहक बस उसे घूर रहा था। अब ऐसे घूरोगे तो मैं तुम्हारी सेब नहीं बनाने वाली। हाँ, वो फिर हंस दी। बोलो दी। बरखा जी सरल को अपनी गोद में लिए बैठी थी। आनंद जी भी वहीं बैठे थे। दा सरल से नहीं बोला गया। हाँ दा बरखा जी बोली। दा वो थोड़ा उछल के बोला। आनंद जी हंस दिए। सीख जाएगा जल्द ही। उन्होंने सरल के सिर को सहलाया। तभी पड़ोस से कुछ औरतें बरखा जी और आनंद जी को बुलाने आ गई। उसके मोहल्ले में पूजा थी, जिसमें आनंद जी और बरखा जी को भी शामिल होना था। सरगम बेटा, बरखा जी ने सरगम को आवाज़ दी। जी मम्मी। वो एक ही आवाज़ में बाहर आ गई। वो हमें पूजा में जाना है, हम शाम तक लौट आएंगे, वो उठती हुई बोली। और फिर वो सब चले गए। अब सरल घर पर अकेला रह गया था सरगम के साथ। वो इधर उधर मायूसी से झांक रहा था, या शायद विचार कर रहा था कि अब उसके साथ कौन खेलेगा। आओ। सरगम ने उसे गोद में लेने के लिए बाहें फैला दी। सरल ने कुछ पल उसे देखा, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि जाए या ना जाए। सरगम ने उसकी व्यथा समझ ली। उसे एक पल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि सरल बाकियों की गोद में खुशी खुशी चढ़ जाता था। फिर गलती सरगम की ही थी। उसने कभी प्यार से उसे देखा ही नहीं था, तो उसका बालपन व्यथित होना लाजमी सा था। फिर कुछ देर के बाद सरल हौले से उसकी तरफ आ गया। सरगम ने उसे गोद में उठा लिया। सरगम को याद आया कि जब गीत उसे गोद में उठाती थी तो वो या तो उसके गले में बाहें डाल देता था या उसके बालों में उंगलियां उलझाता रहता था। लेकिन सरगम की गोद में आकर उसने ऐसी प्रक्रिया नहीं दी, बस चुपचाप सीढ़ियों को देखता रहा। और सरगम का मन एक पल को फिर से व्यथित लगा। कुछ देर बाद सरगम कमरे में बैठी अलमारी का सामान ठीक कर रही थी। पास ही सरल छोटे से टेडी बियर को लिए बैठा था। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो बोर हो रहा था। सरगम अपने ही विचारों में गुमसी थी। जब ललित ने बच्चा गोद लेने को कहा था और सरगम को इस बात से नाराज़गी थी, तो वो कैसे किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा मान सकती थी। सरल के आने के बाद भी बस एक विचार उसके मन में आता था कि काश भगवान ने उसे भी माँ बनने का सुख दिया होता। लेकिन उस दिन गीत की बातें उस पर गहरा असर कर गई थी। तब से उसका ध्यान बार बार सरल की ओर जाता रहता था। वो उसे जी भर के प्यार करना चाहती थी, स्नेह से गले लगाना चाहती थी, लेकिन हाथ नहीं बढ़ा पा रही थी। और अब तो ये ख्याल भी मन में आने लगा था कि सरल है ना, वही है उसका बेटा, उसका अपना बेटा। अगर वो ऐसा ही बर्ताव रखेगी तो जब वो समझदार होगा तब उसे पता चल ही जाएगा कि उसे अडॉप्ट किया गया था। नहीं, मैं उसे ये एहसास कभी नहीं होने दूंगी, वो मेरा है। ख्यालों में गुम सरगम एकदम से बड़बड़ाई। तभी कांच टूटने की आवाज़ आई। उसकी तंद्रा को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसने देखा सरल में कमरे में रखा कांच का जग गिरा दिया। वही टूट के बिखरा था और सरल डर के मारे उसे उठाने को हाथ बढ़ाने वाला था। सरल रुको, वो चिल्लाती हुई एकदम से हरकत में आई और भागकर सरल को गोद में उठा लिया। दिल एकदम से तेज धड़कने लगा था। अचानक से उसे डर ने घेरा था और उसे ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो कांच के टुकड़े पर आ खड़ी हुई है। उसके पैर से खून निकलने लगा, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ। वो तो बस अपनी गोद में दुबके सरल को देख रही थी, जो उसके एकाएक चिल्लाने से सहम गया था। वो अटकता हुआ बोला। उसकी आवाज़ में डर था, शायद ये सोचकर कि सरगम उसे डांटेगी। सरगम बस उसके मासूम से चेहरे को देखती रह गई। नहीं मम्मा, वो हल्की रुआसी होकर बोल पड़ी। उसके आँख से एक आंसू बिना इजाज़त छलक पड़ा और उसने सरल का माथा चूम लिया। मेरा बच्चा। सरगम सरल को गले लगाए हुए खड़ी थी और साथ ही सुबक भी रही थी। उसने सरल को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी ममता का जहाज, जो इतने महीनों से बीच समंदर में हिलोड़े मार रहा था, उसको आज किनारा मिल गया था। आखिर क्यों भटक रही थी वो इतने दिनों से, इस सोच में कि उसकी कोई औलाद नहीं, ये है ना, उसकी गोद में ही है। सोचते हुए उसने गोद में लिए हुए सरल को देखा। वो मासूमियत से उसे ही देख रहा था। उसे इतनी तो समझ आ रही थी कि उसकी मम रो रही थी। हाँ, शायद वो रोने का मतलब कुछ हद तक समझता था,
यही तो सीखता है एक बच्चा सबसे पहले। तभी ललित भी ऑफिस से आ गया। सरगम आते ही ललित का चिंता भरा स्वर उभरा, जिसमें सरगम और सरल दोनों ही चिहुक पड़े। क्या है ये? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो परेशानी से उसके पास आता हुआ बोला और एकाएक उसे अपनी गोद में उठा लिया। सरल सरगम की गोद में था और सरल ललित की गोद में। कोई देखता तो ये दृश्य देखकर हंस पड़ता, लेकिन ललित परेशान सा लग रहा था। ललित, क्या हुआ है? आप? सरगम उसके ऐसे रवैये से हैरान थी। ललित ने जवाब नहीं दिया, बस सरगम को लाकर आराम से बेड पर बिठा दिया और नीचे फर्श पर बैठकर सरगम के पैर से वो बड़ा सा कांच का टुकड़ा पकड़ के बाहर खींच लिया। सरगम के मुंह से लंबी सिसकारी निकली। अब ध्यान आया है तुम्हें कि कांच लगा है पाँव में? ललित ने उसकी शक्ल को देखते हुए कहा, जिस पर अब दर्द झलक आया था। ललित दवाई लेकर सरगम के पैरों में लगाने लगा, जहाँ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। पापा? सरल बोला। हाँ मेरा बच्चा, ललित दवाई लगाते हुए ही बोला। सरल ने अपनी उंगली फर्श की तरफ की, जहाँ कुछ देर पहले सरगम खड़ी थी। वहाँ खून बिखरा पड़ा था। ललित ने पीछे देखा, फिर वापस दवाई लगाता हुआ बोला, ये आपकी मम का ध्यान नहीं रहता ना? मम नहीं, मम्मी, सरगम एकदम से बोल ली। तो ललित ने आश्चर्य से उसे देखा। क्या उसके कानों ने सही सुना? ये बात वाकई सरगम कह रही थी। अब तक के लिए सॉरी ललित, सरगम ने हाथ से कान पकड़कर कहा और अपनी लंबी मुस्कुराहट को फैलने देते हुए ललित सब समझ गया कि सरगम को चोट का एहसास क्यों नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद? तो मतलब तुम दवाई नहीं लोगे? गीत दवा के ढक्कन में दवाई लिए खड़ी थी। महक को शाम से बुखार था। गीत रात में उसे कंबल उठाती थी, लेकिन वो न जाने कब हटा देता था। और अब गीत उसे दवाई देने की कोशिश कर रही थी तो वो अपना सर इधर उधर झटक रहा था। हाँ, मैंने प्रयागराज में कहा था कि तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं, लेकिन समझो ना, बुखार है तुम्हें। वो वापस उसके सामने दवा लाकर बोली, लेकिन वो फिर से इधर उधर करने लगा। मतलब नहीं मानोगे तुम? जवाब में मोहक खामोश रहा। धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहे थे। पहले वो हर वक्त चीखता था, लेकिन अब चुपचाप नाराजगी से बैठा रहता था, जैसे कोई छोटा बच्चा जिद किए घर के किसी कोने में दुबका हो। तो क्या तुम्हें भी बच्चे की तरह नाक पकड़कर दवाई देनी होगी? वो शरारत से उसकी नाक छूते हुए बोली। तो मोहक ने चेहरा पीछे किया और एक बार फिर उसे नाराजगी से देखा। मोहक ने दवा नहीं ली। गीत कुछ देर बाद वापस कमरे में आई। उसके हाथ में बिस्तर था। उसने वही कमरे के दूसरे कोने में गद्दा बिछाया और सिरहाने तकिया रखा। मोहक उसे ये सब करते देख रहा था, क्योंकि आमतौर पर वो अपने कमरे में ही सोती थी। वो बिस्तर लगा के पलटी तो उसकी नज़रें मोहक से मिली। क्या करूँ? दवाई नहीं लोगे तो जड़ से इलाज करना पड़ेगा ना। अब हटाओ तुम कंबल, मैं देख लूँगी तुम्हें। वह उसे हल्के लहजे में धमकाते हुए बोली और कमरे की लाइट बंद कर दी, क्योंकि जब तक लाइट ऑन रहती थी मोहक लेटता भी नहीं था। वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद जब मोहक लेट गया तो वो हल्के से उठी और मोहक पर कंबल डाल दिया। मोहक ने गर्दन उठाकर उसे देखा, फिर आंख बंद करके लेट गया। गीत वापस कमरे के दूसरे कोने में लगे बिस्तर पर जाकर लेट गई और फिर रोज का यही सिलसिला हो गया। गीत अपने कमरे में ना सोकर उसी के कमरे में अपना बिस्तर लगा लेती और फिर अभी मोहक को हर वक्त देखभाल की ज़रूरत थी। दिन गुजरते जा रहे थे। शाम का समय। सरगम पार्क आई हुई थी। नहीं, अकेले नहीं, वो सरल को लेकर आई थी। सरल अब उसके प्राणों का आधार हो चुका था। वो सारे दिन सरल के साथ ही रहती थी, उसके साथ खेलती, उसके साथ ढेर सारे बातें करती थी। अब तक जितना वक्त उसने सोचने में व्यर्थ किया था, अब वो उसकी भरपाई करना चाहती थी। इस वक्त भी वो बेंच पर बैठी सरल को ही देख रही थी। सरल अपने हम उम्र बच्चों के साथ था, लेकिन उनसे घुल मिल नहीं पा रहा था। उसकी उम्र के बच्चे कुछ कुछ बोलना सीख गए थे, लेकिन सरल कुछ शब्द ही सीख पाया था और फिर वो बाकी बच्चों के मुकाबले कम शैतान था या बिल्कुल ना के बराबर। सरगम ने बैठे बैठे अपनी बाहें उसकी ओर फैलाई, क्योंकि वो बाकी बच्चों में चुपचाप खड़ा था। सरल भागता हुआ आया। सरगम ने उसे गोद में लिया और खुद भी खड़ी हो गई। घर चले? सरगम ने पूछा और सरल समझ भी गया वो क्या पूछ रही हैं। उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। तुम बाकी सबसे बात क्यों नहीं करते? वो सब तुम्हारी उम्र के हैं, तुम्हें उनसे दोस्ती करनी चाहिए ना। उसने चलते हुए सरल से पूछा। सरल ने उसको देखा, सिर्फ देखा ही, बाकी उसे कहाँ समझ आनी थी सरगम की बातें। समझने के लिए अभी उसे और बड़ा होना था। मुझे वो चाहिए। सरगम ने सड़क किनारे ठेले की तरफ इशारा किया, जहाँ कॉटन कैंडी मिल रही थी। सरल ने इशारा समझते फटाफट गर्दन
3-4 बार हाँ में हिला दी। सरगम ने एक कॉटन कैंडी खरीदी और सरल को पकड़ा दी। सरल ने वो लिया और खुद खाने से पहले सरगम की मुंह की तरफ बढ़ा दिया। सरगम उसकी इस हरकत पर उसे देखती रह गई। मतलब वो छोटा सा बच्चा ही था ना, लेकिन फिर भी समझदार सा लगता था। वो और बच्चों जैसी शरारतें भी नहीं करता था। और अब वो खुद खाने से पहले सरगम को खिलाना चाहता था। सरगम ने चेहरा पटकर उसकी कनपट्टी को चूम लिया। बहुत मीठा है। वो अपने दूसरे हाथ से ओके साइन बनाया तो सरल उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस दिया। वो दोनों अब घर की तरफ बढ़ रहे थे। सरल उसके बालों में उंगलियां उलझा रहा था और ये देखकर सरगम मन ही मन मुस्कुरा दी। अब सरल उसके साथ घुल मिल रहा था। सब खाना खाकर आराम करने अपने अपने कमरे में जा चुके थे। सरल सरगम को सुला रही थी। मम, पापा का, सरल अपनी सीमित शब्दों में बोला। वो ललित के बारे में पूछ रहा था। मैं यहाँ हूँ, ललित बाथरूम से निकलता हुआ मुस्कुराकर बोला। आजा मेरा बच्चा, ललित ने बाहें फैलाई। सोने दीजिए उसे, ये उसकी सोने का वक्त है। सरगम ने ललित को रोका तो ललित ने मुंह बिगाड़ा। तुम्हें बड़ा पता है कि वो किस वक्त सोएगा। वो बोला। हाँ तो अपने बच्चे के बारे में मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। सरगम बोली। बड़ा प्यार आ रहा है, आएगा ही, इसमें भी कोई शक है। वो सरल का सर सहलाती हुई बोली। हाँ, और मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। उसने जानबूझकर एक बार फिर मुंह बिगाड़ा। सरगम हल्के से हंसती। उसने सरल को देखा। वो अब लगभग सो चुका था। कुछ देर में सरल गहरी नींद में था। सरगम और ललित बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रहे थे। आज पूर्णिमा थी और ये कोई भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था कि इस दिन चांद कितना आकर्षक नजर आता है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवाएं। सरगम हौले से गुनगुनाई। हाँ, नदी का किनारा कहाँ है? ललित बेवकूफ़ी से बोला। चुप रहिए ना, गाना है ये। सरगम ने उसे टपटा। ओह, ओके ओके, कंटिन्यू। ये रात, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सरगम ललित को देखते हुए गुनगुना रही थी। उन्हें काफ़ी वक्त हो गया था अकेले में वक्त बिताए। फिर ललित भी उसका गाने में साथ देने लगा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मज़ा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। दोनों को ही गाना नहीं आता था, बस दोनों एक दूसरे को खुश करने के लिए गुनगुना रहे थे। सितारों की महफिल ने करके ईसा। सरगम गाते हुए रुक गई क्योंकि मम अंदर सरल नींद में बड़बड़ाया था। सरल, सरगम बोली और फटाफट अंदर चली गई। अरे पर, ललित बोलते हुए रुक गया। फिर बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखकर चांद को देखने लगा। एकाएक वो मुस्कुरा दिया। वो भगवान का शुक्रगुजार था सरगम में इस बदलाव के लिए। उधर गीत के घर। तो मैं बालकनी का दरवाज़ा खोल दूँ? मुझे तुम्हारे साथ बैठकर पूरा चांद देखने का मौका अब तक नहीं मिला है। गीत मोहक के पीछे खड़ी होकर बोल रही थी। मोहक के पीछे ही एक दरवाज़ा था जिसके उस पार बालकनी थी। गीत ने उस दरवाजे को लॉक किया हुआ था और अब वो चाबी लिए खड़ी थी। तुम अभी जवाब नहीं दोगे, लेकिन बालकनी देखकर भागने लगे तो? गीत चलते हुए उसकी जंजीर की तरफ आई और बैठकर उसे थोड़ा कसने लगी ताकि मोहक बालकनी की रेलिंग तक कदम न बढ़ा सके। मोहक उसे ऐसे करते देख चुपचाप देख रहा था। सॉरी, हाँ, उसने मोहक की तरफ देखकर कहा, लेकिन ज़रूरी है। वो जंजीर कसकर उठ खड़ी हुई, फिर बालकनी का लॉक खोलने लगी। उसने कुछ सोच समझकर ऐसा किया था। अगर वो बालकनी का दरवाज़ा खोल दे और मोहक उस तरफ बढ़ चला जाए तो वो अकेले उसे कैसे रोक पाएंगी, इसलिए उसने पहले ही जंजीर को टाइट कर दिया था। दरवाज़ा खुलते ही चांद की भरपूर रोशनी कमरे में समा गई। अब कमरे में लाइट की ज़रूरत नहीं रह गई थी। गीत स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी और बत्ती बुझा दी और मोहक के साथ आ बैठी। कुछ पल खामोशी में ही बीते। मोहक तो यूं ही कुछ नहीं बोलता था, लेकिन गीत भी अभी चुप ही थी। वो चांद को देख रही थी और मोहक उसे। फिर जब गीत उसकी तरफ नज़र घुमाई तो उसने फटाफट सिर घुमा लिया, लेकिन गीत ने उसे ऐसा करते देख लिया था। देखा, अब तुम्हारा दिमाग सही जगह आ रहा है। तुम्हें इतनी समझ तो आई कि किसी को ऐसे घूरते नहीं, तभी तो नज़र फेर ली ना तुमने। वो उसके दिमाग पर हल्की चपट लगाकर बोली और उसी के साथ एक बार फिर मोहक ने उसे देखा। गीत को लगा था कि उसकी नज़र में फिर से नाराज़गी होगी, लेकिन नहीं, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था,
ना तो गुस्सा ना ही नाराज़गी का। गीत अब तक उसके बगल में बैठी थी, लेकिन अब सरकते हुए उसके सामने आ गई और घुटनों के बल बैठे हुए उसकी आंखों में देखने लगी। तुम्हारा गुस्सा खत्म, चिल्लाना खत्म, और शायद आज नाराज़गी भी खत्म, है ना? वो अपनी आंखें को चमकाती हुई बोली। लेकिन मोहक, इंसान की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अभी बहुत सी उम्मीदें हैं। अभी गुस्सा, चीखना और नाराज़गी खत्म हुई है, लेकिन सिर्फ खत्म हुआ है, बहुत कुछ शुरू होना बाकी भी तो है ना। कहते कहते उसके दोनों हाथ मोहक के गालों पर आ गए। अभी बहुत से भाव आने बाकी हैं तुम्हारे चेहरे पर, मुस्कुराना, हंसना, रोना, और मेरे लिए प्यार, वो भी तो देखना है ना मुझे तुम्हारी आंखों में। और इसी के साथ गीत के चेहरे के हाव भाव बदलकर ऐसे हो गए जैसे वो तरस रही थी इन बातों के लिए। मुझसे अब सहन नहीं होता मोहक, और किस हद तक सहन करूं? मुझे नहीं पता कि तुम किस मिट्टी के बने हो। यकीनन तुमने मुझसे ज़्यादा झेला है, फिर भी तुम शांत बैठे हो। मन नहीं करता तुम्हारा कि कुछ बोल भी जाए। और एक सच ये भी है कि मैं बोलते बोलते थक सी गई हूँ। मैं अब सुनना चाहती हूँ, तुम्हें सुनना चाहती हूँ। गीत के हाथ मोहक के गालों से सरकते हुए उसकी गर्दन तक आ गए थे। चांद बादलों से ढक गया था, जिससे अंधेरा गहरा गया। गीत का दिमाग इस लम्हे में अब बंद पड़ चुका था। उसके हाथ मोहक के सिर को हल्के से अपनी ओर धकेल रहे थे। मोहक ना झुकते हुए भी असहज था, लेकिन वो जिस हालत में था उसे अपनी असहजता दर्शानी भी नहीं आ रही थी। और गीत ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपना चेहरा मोहक की तरफ बढ़ाया और बढ़ाती गई, लेकिन तभी नहीं, ये गलत है। जैसे उसके दिमाग वापस से अपनी ठीक स्थिति में लौटा हो, वो झटके से पीछे हट गई। क्या करने की कोशिश कर रही थी वो, और वो भी मोहक की इस हालत में? सोचते ही उसने जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर हाथ फिराया। वो पीछे हटकर बैठ गई, जैसे कुछ गलत करने से बच गई हो। फिर उसने मोहक को देखा। वो बुरी तरह अनकंफर्टेबल होकर इधर उधर देख रहा था, बहुत बेचैन सा नजर आ रहा था वो। और गीत की आंखों में चमक बढ़ गई। उसके अंदर जैसे अचानक कोई लहर गुजरी हो, अनजाने में ही सही, लेकिन उसने मोहक में एक और भाव जागृत कर दिया था, असहजता और बेचैनी का भाव। हाँ, पिछले बार उसका हाथ कांपा था, लेकिन चेहरे पर ऐसा कोई भाव ना होकर नाराजगी थी। लेकिन इस वक्त ओह मोहक कहते हुए गीत वापस उसके बगल में आकर बैठ गई और उसकी बाह पकड़कर उसके कंधे पर सिर टिका दिया। एक बार फिर मोहक की कमर तन गई, लेकिन गीत दूर नहीं हटी। एक बार भगवान राम ने माता सीता से कहा था कि मुझे आपके बिना स्वर्ग भी नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन मुझे भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं चाहिए, वो चहचहाती हुई बोली। फिर वापस निगाह उठाकर मोहक को देखा। वो आसमान में चांद को देख रहा था, जो बादलों से निकलकर वापस जगमगा रहा था। उसने मोहक के गाल पर चिकोटी काटी, जिसमें मोहक ने एक बार फिर उसे देखा। वो देखने के सिवा करता ही क्या था। और गीत शरारत से गुनगुना दी, मेरे पहलू में रहना, एक पल भी दूर न जाना। किसी और की दिल को हसरत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। और वापस उसकी बाह से सट गई। एक बहुत ही ज़रूरी बात, इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को दूसरे चैनल पे देखने को मिलेगा, और चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आप लोग तक पहुँच सके आसानी से। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, पर वहीं पे आप लोग को वीडियो मिलेगा। इसका लास्ट भाग होगा वो। और कहानी को यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया।